तो देखिए एक अच्छा जीवन, यहाँ जो कहा एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित एवं ज्ञान से संचालित होना चाहिए, बात अनूप मीना। देखिए आप कहा गया ये आपको NJSA का पार्ट 7 होगा। NJSA का पार्ट 7 इसमें देखिए आपको, जब तुम किसी तीर से घायल व्यक्ति को देखते हो तुरंत उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ना कि उससे अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय व्यर्थ करना चाहिए। महात्मा बुद्ध का यह कथन है कि प्रेम में करुणा महात्मा बुद्ध का यह कथन प्रेम में करुणा को दर्शाता है। इसी तरह महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि तुम कोई कृत्य करते हो तो पहले इस कसौटी पर अपने कृत्य की वैधानिकता एवं उपयोगिता आजमाओ कि उससे समाज के सबसे वंचित वर्ग को क्या लाभ होगा। उपयुक्त दोनों उदाहरण भावनात्मक पहलू एवं तार्किकता ज्ञान के बेजोड़ सहयोग समावेश को सूचित करते हैं, जो कि अच्छे जीवन हेतु आवश्यक है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि अच्छे जीवन की अवधारणा क्या है, या प्रेम एवं ज्ञान से कैसे अंत संबंधित है। क्या प्रेम एवं ज्ञान की अनुपस्थिति में अच्छे जीवन की प्राप्ति की जा सकती है। अच्छा जीवन सिद्धांतमिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के बेहतरीन बहुआयामी संयोजन को दर्शाता है, जिसमें भावना एवं नैतिक मूल्यों के साथ साथ प्रगतिशील विचार और वैज्ञानिकता तार्किकता शामिल होती है। कथनी एवं करनी में परस्पर संबंधितता होनी चाहिए। अच्छा जीवन मानववाद यथार्थवाद का व्यवहारिक क्रियान्वयन है। हमें चर्चा करनी चाहिए कि अच्छा जीवन किस तरह प्रेम से प्रेरित एवं ज्ञान से संचालित होता है। प्रेम की अवधारणा भावनात्मक पहलुओं का समूह है। देखिए प्रेम त्याग एवं समर्पण की भावना है, जिसमें स्वार्थ के पहलू का समावेश नहीं होता। प्रेम नैतिक एवं भावनात्मक मूल्यों को प्रेरित करता है। यह मानव में करुणा, दया, सहानुभूति, समानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता का विकास करता है। इसके अलावा प्रेम मानव को सही अर्थों मानव बनने में सहायता करता है। प्रेम मानव को आर्थिक एवं रोबोटिक मानव से संवेदनशील मानव बनाने की ओर अग्रसित करता है। तो प्रेम मानव को तार्किक एवं रोबोटिक मानव संवेदनशील मानव बनाने की ओर अग्रसित करता है। प्रेम की भावना मानव में देखिए प्रेम की भावना मानव में दायित्व बोध की ओर जाए रखती है। इससे मानव अपने स्वार्थ की अपेक्षा जनहितों की ओर वरीयता देता है। प्रेम की भावना मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के साथ अस्तित्व की भावना को साकार करने में मदद करती है। चिपको आंदोलन वनों के प्रति समर्पण की भावना प्रेम से प्रेरित थी, जो पर्यावरण संरक्षण के रूप में प्रकटित होती है। विश्लेषण को आगे बढ़ाने पाते हैं कि प्रेम जब ज्ञान से संस्कृत होता है तो उसके आदर्शात्मक स्वरूप का व्यवहारिकता कार्यात्मकता का पहलू समावेशित हो जाता है। प्रेम मानव के समक्ष भावी लक्ष्यों का निर्धारण प्रस्तुत करता है, तो ज्ञान उसकी प्राप्ति का जरिया उपलब्ध कराता है। अर्थात प्रेम मानव के समक्ष साध प्रस्तुत करता है, जिन्हें ज्ञान द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में अनेक रूढ़ियां एवं परंपराएं विद्यमान हैं, जो आज समाज के अनेक वर्गों की संरचना का कारण है। जाति व्यवस्था, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि ऐसे ही उदाहरण है। प्रेम की अवधारणा इनकी समाप्ति के साध्य के रूप में प्रस्तुत करती है। इनकी समाप्ति करके गरिमापूर्ण बेहतरीन जीवन यापन किया जा सकता है। प्रेम और ज्ञान आपस में संयोजित होकर इस यथास्थितिवादी स्थिति से प्रगतिशील की ओर उन्मुख होकर अच्छे जीवन के सपने को साकार बनाते हैं। फिर आपको आगे देखिए, यहाँ की बात यहीं तक सीमित नहीं है। बात यहीं तक सीमित नहीं, वर्तमान में प्रगति सूचक, वर्तमान में प्रगति संकुचित, वह बात यहीं तक सीमित नहीं। वर्तमान में प्रगति संकुचित रूप से केवल भौतिक उन्नति जैसे संकीर्ण अर्थों तक सिमट कर रह गई है। इस नैतिकता एवं आध्यात्मिक पहलुओं के समावेश हेतु प्रेम की आधारशिला की जरूरत है। यह मानव के जीवन को एक आयामी स्वरूप से बहुआयामी स्वरूप की ओर उन्मुख करेगी। ज्ञान के माध्यम से मानव साथ चले, ज्ञान के माध्यम से मानव साथ चलो, सबका साथ सबका विकास जैसी अवधारणाओं की ओर बढ़कर जीवन के ध्येय को प्राप्त कर पाएगा। एक अच्छे जीवन की अवधारणा को थोड़ा और व्यापक करते हुए समाज, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रेम एवं ज्ञान की भूमिका बढ़ जाती है। प्रेम बेहतर समाजीकरण को प्रेरित करता है। प्रेम ज्ञान के साथ मिलकर मानव की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ करता है। बहुत अच्छी बात यहाँ कहा गया। देखिए प्रेम ज्ञान के साथ मिलकर मानव की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ करता है। प्रेम मानव में अन्य लोगों को विचार, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में परस्पर समान सहिष्णुता एवं स्वीकारता ज्ञान की तार्किकता के आधार पर संपोषित करता है। किसी भी समाज में आंतरिक संघर्ष एवं कलह की स्थिति न हो, उसके लिए प्रेम ज्ञान से प्रेरित संचालित व्यवस्था होनी चाहिए। जापान, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में इनका व्यवहारिक स्तर
वहाँ के अच्छे जीवन का सूत्रधार है। ज्ञान सभी आर्थिक क्रियाओं का देखिए ज्ञान सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है। कृषि उद्योग आदि ज्ञान की मौजूदगी में सतत सतत प्रगतिमान होते हैं, परंतु प्रेम की प्रेरणा की अनुपस्थिति में केवल ज्ञान आधारित आर्थिक क्रियाएं शोषण का आधार बन सकती है। किंतु देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि परंतु प्रेम की प्रेरणा की अनुपस्थिति में केवल ज्ञान आधारित आर्थिक क्रियाएं शोषण का आधार बन सकती है, क्योंकि उनमें मानवोचित मूल्यों गुणों का समावेश नहीं होता। इसलिए यदि मानव आर्थिक क्रियागत प्रबंधन में प्रेम के पुट का समावेश करता है तो सहयोग सद्भावनापूर्ण समावेशी समतामूलक विकास संभव है। मजदूर मालिक संघर्ष कृषक आत्महत्या जैसी घटनाओं में गिरावट हो सकती है, जो स्वयं अच्छे जीवन का प्रतीक है। देखिए यहाँ पर प्रेम एवं ज्ञान, यहाँ पर जो आपको देखिए क्या कि प्रेम एवं ज्ञान के वैचारिक आधार को संश्लेषित करके उसको तार्किकता व्यापकता मूल्यगत व पहलुओं से युक्त बनाती है। इस दशा मानव अपने विचारों को आत्मकेंद्रित न रहकर सर्वकेंद्रित धारणा को अख्तियार करता है। वह आत्मचेतस से विश्व चेतस की ओर अग्रसर होता है। वह अपनी क्रियाओं को सर्वदा व्यापक हितों कसौटी पर मापता है, जो कि अच्छे जीवन का प्रतीक है। यह स्थिति उसे संतुष्टिकारी स्वरूप प्रदान करती है, उसके सामाजिक दर्जा एवं सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ाती है। प्रेम एवं ज्ञान से यदि एक तत्व भी गैर मौजूद रहता है तो अच्छे जीवन की प्राप्ति की संभावनाओं में संदिग्धता आ जाती है। प्रेम की अनुपस्थिति में केवल ज्ञान वैचारिक उच्चीर्णता शोषण भेदभाव कारण बन सकता है, तो वहीं केवल प्रेम की उपस्थिति वैचारिकता या दार्शनिकता मात्र बनकर जाती है। समग्र प्रेम एवं ज्ञान कथनी करने में संतुलन स्थापित करता है। ये मानव को सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो कि अच्छे जीवन की प्राप्ति की अपरिहार्य दशा है। यदि व्यवहारिक स्तर पर देखें तो महात्मा गांधी, बुद्ध, ईसा मसीह नेल्सन मंडेला जैसे महान व्यक्तियों के अच्छे एवं सफल जीवन कारण था कि उनके जीवन का प्रेम से प्रेरित एवं ज्ञान से संचालित होना। ईसा मसीह ने तो अपने अंतिम समय उसे फांसी पर चढ़ाने वाले लोगों के संदर्भ में कहा था कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है जीवन संतुलित होना चाहिए, उसमें भौतिक तत्वों के साथ साथ भावनात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का समावेश होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा गया कि निष्कर्षतः कहा जीवन संतुलित अच्छा जीवन संतुलित होना चाहिए। अच्छा जीवन संतुलित होना चाहिए। निष्कर्षतः यहाँ पर कहा जाना चाहिए कि अच्छा जीवन संतुलित होना चाहिए, उसमें भौतिक तत्वों के साथ साथ भावनात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का समावेश होना चाहिए। जीवन की सार्थकता इन तत्वों के बेहतरीन समावेशन एवं संयोजन में अंतर्निहित है। प्रेम एवं ज्ञान में एक भी तत्व की गैर मौजूदगी अच्छे जीवन की प्राप्ति की यात्रा को कठिन बनाकर उसे संतुलित कर सकती है। अच्छा जीवन संतुलित जीवन व्यवस्था का ही देखिए परिमार्जित स्वरूप है। इस संदर्भ में कवि ने कहा है अच्छा जीवन संतुलित जीवन व्यवस्था का परिमार्जित स्वरूप है। इस संदर्भ में कवि ने लिखा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, ढाई आखर पोथी पढ़े जग मुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये यहाँ पे ये बात आपको हुआ। अब आगे हम देखिए क्या 21वीं सदी का भारत जो यहाँ पर आपको कहा गया उसको थोड़ा सा देखिए। 21वीं सदी का आपके यहाँ पर भारत है। देखिए मेरे सपनों का भारत में गांधी जी ने लिखा है, भारत की हर चीज़ मुझे आकर्षित करती है। सर्वोच्च आकांक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के जो कुछ चाहिए वह सब उसे भारत में मिल सकता है। 21वीं सदी का भारत गांधी जी के इस कथन को चितार्थ करता नजर आता है कि भारत में लगातार मजबूत होता लोकतंत्र, जिसने अनेक धर्मों, जातियों और भाषाओं के बावजूद सबको एक धागे में पिरोया है। पिछले 7 दशकों में हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिक विकास हो, तकनीक या अंतरिक्ष हो या फिर खेल के मैदान, हमने दुनिया के सामने अमिट छाप छोड़ी है। परंतु 21वीं सदी के भारत एक स्या पक्ष भी है जो हमसे कई सवाल पूछते हैं। क्या यह 21वीं सदी भारत का है जहाँ राजनीति में अपराध, भ्रष्टाचार की बढ़ती भूमिका, व्यापक आर्थिक असमानता, नैतिक मूल्यों का पतन, जहाँ अनेक सामाजिक समस्या देखी जा सकती है? क्या यही गांधी जी के सपनों का भारत है जहाँ आज भी लोग भोजन के अभाव में दम तोड़ देते हैं? निश्चित रूप से 21वीं सदी के भारत की संकल्पना के साथ साथ इन सवालों के जवाब के लिए पर्याप्त विवेचना अपेक्षित है। देखिए 21वीं सदी के भारत की संकल्पना, 21वीं सदी के भारत की संकल्पना एक ऐसी भारत की बात करता है जो पूरे विश्व को एक नई दिशा देने के लिए उद्यत हो, जिसे समस्त मानव समाज को जीने का नया पैगाम मिल सके, जहाँ सभी के लिए समान अवसर हो, सभी की आशा आकांक्षाएं पूरी हो। यह भारत शांति, एकता एवं सद्भावना के बल से निर्देशित होकर गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार एवं संप्रदायवाद तथा आतंकवाद जैसी समस्याओं से मुक्त हो। कुल मिलाकर एक ऐसा भारत जिसमें चमचमाते
से शहरों के साथ खेत खलिहान, नदियाँ तथा जंगलों को भी हम केवल तस्वीरों के माध्यम से नहीं बल्कि जीवन रूप में अनुभव कर सके। वर्तमान समय में हमारे देश में एक साथ लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। वर्तमान समय में हमारे देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। हमारा संवैधानिक ढांचा भी बहुत मजबूत है, जिसने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ लोकतंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह देश के नागरिकों की सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। इसी उपलब्धि को देखकर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था, कोई भी राष्ट्र प्रजातंत्र के लिए अनुकूल नहीं बनता बल्कि प्रजातंत्र के माध्यम से अनुकूल बनता है। कोई भी राष्ट्र प्रजातंत्र के लिए अनुकूल नहीं बनता है बल्कि प्रजातंत्र के माध्यम से अनुकूल बनता है। आर्थिक मोर्चे पर भी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं वर्तमान विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मनरेगा जैसे कार्यक्रमों की बदौलत एक बड़ी आबादी को गरीबी एवं भुखमरी से बाहर निकालने में सक्षम रहे हैं। इस प्रकार ये 21वीं सदी के मजबूत भारत का संकेत है कि हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है। देखिए आप इसी तरह सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं में भी हाल के दिनों में अनेक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। देश में शिक्षा के स्तर में तेजी सुधार हो रहा है, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रगति की। हमारे पास IIM और IIT जैसे दुनिया के बेहतरीन संस्थान अपनी उत्कृष्टता के लिए विश्वविख्यात है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को देख सकते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या आपको जिसमें मांग आधारित सेवाओं को बल देने के साथ साथ बीमारियों से बचाव को वैधता दी गई है। देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो आज़ादी के समय 32 वर्ष से बढ़कर 67 वर्ष होना भी इसी का उदाहरण है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य पर्यटन भी एक वास्तविकता बन गया है। यहाँ उन्नत देशों के लोग भी सस्ते उपचार के लिए आ रहे हैं। फिर देखिए हमारे टेक्नोक्रेट्स और प्रबंधकों को उनके पेशेवर रुख एवं योग्यता कारण पूरी दुनिया में मांग है। आज हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक दिग्गज के रूप में पहचाने जाते हैं। लाखों भारतीय अपने कठिन परिश्रम, पेशेवर योग्यता और वैश्विक परियोजनाओं में अपने योगदान के बल पर विश्व के अनेक देशों में अपनी पहचान बनाने में सफल है। निश्चित रूप से 21वीं सदी के भारत का एक मजबूत पक्ष है। इसी तरह सामरिक एवं वैदेशिक क्षेत्र में भी भारत 21वीं सदी में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज हमारे विश्व की दूसरी बड़ी सेना है। परमाणु हथियार के साथ साथ अनेक उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी में भी भारत अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जा रहा है। इसके साथ तमाम वैश्विक मंचों भारत की बात बड़े आदर के साथ सुनी जा रही है। यह 21वीं सदी के बदलते भारत का ही करिश्मा है। भारत का करिश्मा ही है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अस्थायी सदस्य के न्यायाधीश प्रतिनिधि को हटाकर भारत के दरविल भंडारी की नियुक्ति हुई है। यह 21वीं सदी के बदलते भारत का ही करिश्मा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अस्थायी सदस्य के न्यायाधीश प्रतिनिधि को हटाकर भारत के दरविल भंडारी की नियुक्ति हुई है। आज भारत सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देश सहित पूरे विश्व में कई महान कलाकारों, लेखकों, खिलाड़ियों के उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली प्रदर्शन के बदौलत अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, आज वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संस्कृति अनेक तत्व विश्व के अनेक हिस्सों में पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण योग के वैश्विक प्रसार को देखा जा सकता है। निसंदेह भारत विश्व का सर्वाधिक विविधता वाला देश है, जहाँ भौगोलिक विविधताओं के साथ साथ विभिन्न धर्म, भाषा एवं संस्कृतियाँ पाई जाती है। हमारे यहाँ विश्व के सभी प्रमुख धर्म, 20 राजभाषा, 780 बोलियाँ हैं। कभी कभी इन विविधताओं की जरूरतों को पूरा कर पाना मुश्किल भी होता है। इसी तरह आतंकवाद, सुरक्षा संबंधी खत्म, वैश्वीकरण के अनुरूप समायोजन, सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारियों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं से भी कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है, परंतु हमने इन चुनौतियों को अभेद लोकतांत्रिक ढंग से सामना किया है। यह अनायास नहीं है कि भारत अपने चारों ओर से लगभग असफल एवं अस्थिर देशों से घिरे होने के बावजूद खुद को एक सफल एवं लोकतांत्रिक देश बनाने में सक्षम रहा है। इस पर उपयुक्त विशेषण निश्चित रूप से 21वीं सदी के भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देता है। देखिए इस प्रकार एक उपयुक्त विशेषण निश्चित रूप से 21वीं सदी के भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देता नजर आता है, परंतु इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है, जिसमें 21वीं सदी के भारत के सपने दम तोड़ते नजर आते हैं, जिसमें गोदान का हीरो आज भी जीवन की मूलभूत समस्याओं को पूरा करते हुए असमर्थ पाकर मौत तक को गले लगा लेता है।
यद्यपि कि पिछले 70 सालों में हमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, हम अनाजों के आयातक से शुद्ध निर्यातक तक बन गए हैं, परंतु इसके बावजूद देश की एक बड़ी आबादी भुखमरी की शिकार है। हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक 2017 में भी भारत के 119 देशों की सूची में 101वां स्थान प्राप्त हुआ, जो गंभीर रूप से भुखमरी से पीड़ित राष्ट्र के रूप में उल्लेखित करता है। इसी तरह यहाँ देखिए क्या इसी तरह एक तरफ जहाँ देश तेजी से आर्थिक विकास की राह पर बढ़ रहा है, वहीं बढ़ रहा है आर्थिक असमानताओं की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है। मतलब साफ है कि विकास का प्रतिकूल कुछ ही लोगों तक सीमित कर जा रहा है। देश में कृषि आज भी लोगों की गुजर बसर का प्रमुख साधन है, परंतु इसे हम किसानों के लाभदायक पेशा बनाने में असफल रहे हैं। कृषकों की बढ़ती आत्महत्या कृषि की दुर्दशा की कहानी है। उपयुक्त संदर्भ में किसी कवि ने ठीक ही कहा है, झील पर पानी बरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में। झील पर पानी बरसता है मेरे देश में, देखिए झील पर पानी बरसता है मेरे देश में, झील पर पानी बरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में। झील पर पानी बरसता है मेरे देश में, झील पर पानी बरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में। अन्य आर्थिक गतिविधियों में यद्यपि की सेवा क्षेत्र में हम एक विश्व महाशक्ति के रूप में स्थापित हैं, परंतु अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र, जिससे कि बड़े पैमाने पर देश को रोजगार मिल सकता है, को अभी भी आर्थिक विकास का इंजन बनाना बाकी है। पुनः देश में सामाजिक क्षेत्र की समस्याएं भी 21वीं सदी के भारत को अलग ही आईना दिखाती है। आज के 70 वर्षों बाद भी भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिलाओं के खिलाफ अपराध एवं अनेक स्तरों पर लैंगिक भेदभाव आज भी देखा जा सकता है। इस तथ्य की पुष्टि हाल में जारी वैश्विक रैंकिंग सूचकांक से भी होती है, जिसमें भारत को 144 देशों की सूची में 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों का हाल भी कम दयनीय नहीं है। यद्यपि भारत को शिक्षा की प्रगति को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है, परंतु देश की प्राथमिक शिक्षा की बधाई निश्चित रूप से सोचनीय है। शिक्षा पर किए गए एक शोध असर रिपोर्ट के अनुसार देश के अनेक राज्यों में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र कक्षा 3 की किताबों को पढ़ने एवं समझने की क्षमता में नहीं रखते हैं। पूरा देश में शिक्षा व्यवस्था को कौशल विकास एवं औद्योगिक विकास जरूरतों से जोड़ना भी अभी बाकी है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, परंतु भारत विश्व की सबसे ज़्यादा रोगियों की आबादी वाला देश है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को गाँव तक पहुँचाने के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पताल की स्थापना की है, परंतु देश का यह दुर्भाग्य ही है कि आज इनकी हालत सबसे ज़्यादा बदतर है। इसका स्वाभाविक नतीजा यह निकलता है कि देश की एक बड़ी आबादी पूरी कमाई का लगभग 30% निजी अस्पतालों में अपने इलाज पर खर्च कर देती है। हमारा देश सदियों से सामाजिक समरसता के उदाहरण रहा है, परंतु हम अपने तमाम प्रयासों एवं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद सांप्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद जैसी समस्याओं का अस्थायी समाधान ढूंढने में असमर्थ रहे हैं। हम आज भी अपने दलित एवं आदिवासी भाई बंधुओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में असफल रहे हैं एवं आए दिन उनके खिलाफ अत्याचार की घटना को सुनते रहते हैं। देखिए, स्वस्थ राजनीति किसी भी देश के लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त है। भारत में भी कमोबेश पिछले 70 सालों से इसका संचार सफलतापूर्वक होता रहा है, परंतु राजनीतिज्ञों की नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजेवाद का प्रचलन एवं राजनीतिक अपराधियों एवं धनबल की बढ़ती भूमिका निश्चित रूप से देश की कल्याणकारी व्यवस्था के लिए घून की तरह है, जो लोकतंत्र को यथार्थ के धरातल पर उतरने एवं अंतिम व्यक्ति के कल्याण को बाधित करती है। इस संदर्भ अंदर गोंडवी कुछ अनायास से सार्थक सा प्रतीत होती है। तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है। देखिए, तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि हमने अपने सपनों का भारत बनाने में एक लंबा सफर तय कर लिया है, परंतु अभी भी हमारी मंजिल दूर है। हमारे पास संभावनाएं तो बहुत है, परंतु उनको समग्र रूप में वास्तविकता में बदलना अभी बाकी है। आज भारत के देखिए यहाँ पर क्या आज भारत के पास
भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, व्यापक संसाधन एवं मजबूत एवं निरंतर प्रगतिशील लोकतंत्र है। वह जरूरत इसको सही दिशा देने की, आज राजनीति हो, आर्थिक विकास हो या फिर सामाजिक समस्या के समाधान पर हो, हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वह जरूरत है इसको समावेशी एवं सतत रूप देने की। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। ये सपना हकीकत बन सकता है। जरूरत है कि हम अपने संकीर्ण विचारों से ऊपर उठे एवं अपने सोच को अधुनातन बनाए, हमारे कार्य नवाचारों से भरे हों। हम यह माने कि हमारा अतीत गौरवपूर्ण था, वर्तमान आशाओं से भरा है और भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। समग्रतः हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें तेजी से विकसित होने वाली मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर सुनिश्चित करने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। यही हमारे सपनों का भारत होगा, 21वीं सदी का भारत होगा। फिर आपके यहाँ देखिए नव भारत न्यू इंडिया का निर्माण देखिए, जहाँ पर आपको कहा गया नव भारत न्यू इंडिया का निर्माण आपके यहाँ पर देखिए जो कहा है। यहाँ देखिए भारत जो आपको देखिए कि भारत से नव भारत की यात्रा को चलने के लिए भारत से नव भारत की यात्रा को चलने के लिए पहले भारत को विशेषित कर लिया जाए। यूँ तो भारत हमेशा से विश्व के एक आश्चर्य है। यहाँ पर कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं, परंपराएं, रीतियाँ, कृतियाँ भी मिल जाएगी जो विश्व में कहीं ना मिलेगी। मसलन भारत की बहुआयामी संस्कृति को ही ले। भारत के भीतर अनेक भारत है। घोर गरीबी, कुपोषण, अकाल, भुखमरी के साथ साथ नूतन तकनीक विश्व प्रसिद्ध मेगा माल, बुलेट ट्रेन, इसरो, DRDO भारत में उपस्थित है। नव भारत को इसी संदर्भ में विशेषित करना होगा। हाल में हमारे प्रधानमंत्री मासिक संवाद मन की बात में नव भारत की संकल्पना रखी। 1942 में जिस तरह की भारत छोड़ो का नारा दिया गया वो 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, उसी तरह प्रधानमंत्री ने भारतीय युवाओं को 6 बिंदुओं पर संकल्प लेने का आह्वान किया। यह गरीबी, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, अस्वच्छता एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए 5 वर्षों का संकल्प लेने की बात करता है, ताकि जब हम सन 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हों तो हमें एक नव भारत की सिद्धि प्राप्त हो। उन्होंने नारा दिया करेंगे और करके रहेंगे। वास्तव में भारत आज़ादी के 70 सालों में विविध तरीकों से इस समस्याओं से निपटने का प्रयास करता रहा, परंतु स्थितियाँ बदली नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करें तो यह भारत को पिछले 70 सालों से दीमक की तरह खोखला करता रहा है। गाँव के विकास के अरबों रुपए खर्च हुए पर स्थिति जस की तस है। प्रसंगवश अदम गोंडवी साहब का एक शेरिया आता है, तुम्हारी फाइलों में मेरे गाँव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में मेरे गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर यहाँ के झूठे हैं ये दावा किताबी है। तुम्हारी फाइलों में मेरे गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में मेरे गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर यहाँ के झूठे हैं ये दावे किताबी हैं। देखिए अब होना तो चाहिए कि भारत में इन 70 सालों में शहर एवं गांव का भेद मिटता जाता, पर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। अतः नव भारत के लिए हमें अपनी इस खामी पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा। हमें CAG, RTI, CBC, मजबूत लोकपाल, सोशल ऑडिट, DBT आधार का कुशलता से अनुप्रयोग करना होगा, ताकि प्रशासनिक प्रभावशीलता में वृद्धि हो। इससे हमारा लोकतंत्र ज़्यादा समावेशी, स्थिर और सुदृढ़ हो सकेगा। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गरीबी का असर मूलभूत वंचनाओं से पहले इसे खाद्य सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता रहा है। 2010 में बहुआयामी सूचकांक के आधार पर इसको देखा जाने लगा है। नव भारत के लिए गरीबी के सभी स्वरूप की समाप्ति करनी होगी। पिछले दलित, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे गरीबी के प्रति सर्वाधिक सुवेद होते हैं। इससे इस वर्ग पर केंद्र सरकार ने कई योजनाएं था। NFSA 2013-14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा की उज्ज्वला योजना, रोजगार गारंटी, मनरेगा, सबके आवास, DD कौशल विकास मिशन, 73वें एवं 74वें स्थानीय स्वशासन में 1/3 सीटों आरक्षण, नई स्वास्थ्य नीति 2017 आदि को शुरू किया गया है। इस योजना को सफल क्रियान्वयन से नव भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय समाज में जाति अतीत से एक कटु सत्य रही है। आज़ादी के समय से ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इसको जैसे नेताओं ने इनके उन्मूलन के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया है। हमारे संविधान 1917 के तहत अस्पृश्यता के सभी रूपों की समाप्ति हो गई है। 1955 में सिविल अधिकार एक्ट
सिविल अधिकार एक्ट लागू किया गया, जिसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। जातिवाद की समाप्ति के समाज में अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देना होगा। इसमें बाधक खास पंचायत जैसी अलोकतांत्रिक संस्थाओं पर रोक लगानी होगी। नव भारत में चयन के विकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, नव भारत में चयन के विकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस स्त्री शिक्षा को बढ़ाना, फिर सत्तात्मक व्यवस्था को उन्मूलन करना होगा। परिवार के स्तर पर से ही लैंगिक समानता को लैंगिक समता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस मार्ग पर चलकर जाति मुक्त नव भारत निर्माण हो सकेगा। जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि हम भारत एक बहुधार्मिक देश है। धर्मनिरपेक्षता भारत की परंपरा में भी है और 42वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़ा गया। इसके बावजूद आज़ादी के इन 70 सालों में कई बड़े सांप्रदायिक झगड़े हो चुके हैं। प्रसंग व कुछ पंक्तियाँ याद आती है। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। बहुत अच्छी बात क्या आगे कहा गया, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। क्या क्या बनाए आए थे, देखिए क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे थे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। फिर आपको आगे यहाँ देखिए कहा गया कि न भारत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च का विवाद न होगा। वास्तव में संप्रदायवाद के चलते भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को खतरा है। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाना होगा। विश्व ISIS जैसे आतंक के संगठित रूप से जूझ रहा है। भारत को इसके प्रभाव से स्वयं को बचाना होगा। पिछले दिनों एक गायक ने मस्जिद से अजान के मुद्दे उठाकर भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को कमज़ोर करने की कोशिश की। उनको समझना चाहिए कि ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पढ़ने वालों की बात हो। देखिए, ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात है, प्रजा बेरोजगार है, पढ़ने वालों की बात हो। ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात है, प्रजा बेरोजगार है, पढ़ने वालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते जवान खुदकुशी करते किसान से है। देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया, ना मंदिर की बात हो, देखिए बहुत अच्छी बात। देखिए, ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पढ़ने वालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते जवान खुदकुशी करते किसान से है। आतंकवाद की समस्या, देखिए आतंकवाद की समस्या मात्र भारत की ही नहीं, अवर्ण एक गंभीर वैश्विक समस्या है। जो एक अमेरिका पर अलकायदा का हमला उसके लिए चुकाने वाला था। ISI का आभार यूरोप में बढ़ते लोन वुल्फ हमले, म्यांमार का ARSA, फिलीपींस का गार्थ ग्रुप विश्व के समक्ष नए खतरे के रूप में उड़े हैं। भारत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ 70 वर्षों से लड़ रहा है। कश्मीर का पर्यटन उद्योग इसके चलते ठप सा पड़ गया है। भारत को आर्थिक संसाधनों के साथ साथ भारी मात्रा में अपने जवानों को खोना पड़ा। भारत आतंकवाद के सभी रूपों में आलोचक है। 1996 में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने CCIT प्रस्ताव रखा, जिस पर आम सहमति अभी तक नहीं बन सकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सितंबर 2017 में घोषित नई अफगान नीति भारत की उम्मीद लेकर आई है। इसमें पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई है। भारत पिछले कुछ वर्षों से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को विश्व मंचों पर लज्जित करता रहा है। लज्जित करता। देखिए, न भारत के आखिरी स्तंभ के तौर पर स्वच्छता का विश्लेषण किया जा सकता है। देखिए, महात्मा गांधी स्वच्छता को राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इसके बाद आज़ादी के 70 साल बाद भी हमें घर में शौचालय बनवाने के लिए कहा जा रहा है। इससे अधिक विडंबना क्या होगी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया।
2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, तब से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। यथा ODF गाँव, स्कूल में शौचालय, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए इस विशाल आंदोलन को बंद नहीं पड़ने दिया गया है। 2009 में समाप्त होने वाले इस आंदोलन में भारत को आमूलचूल बदलने की क्षमता है। भारत को आमूलचूल बदलने की क्षमता है। स्वच्छता से ग्रामीण, देखिए स्वच्छता से ग्रामीण स्वास्थ्य, देखिए स्वच्छता से ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार होगा और ग्रामीणों की बचत का अन्य जगह उपयोग होगा। स्वच्छता को पर्यटन से भी जोड़ा जा रहा है। भारत की समृद्ध विरासत पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वास्तव में भारत को देखिए भारत की समृद्ध विरासत पर्यटन उद्योग के लिए बहुत उपयुक्त है। भारत की समृद्ध विरासत पर्यटन उद्योग के लिए बहुत उपयुक्त है। वास्तव में भारत को नवभारत में बदलने के पूर्व वर्णित 6 बिंदुओं के अलावा भी बहुत से मसलों पर ध्यान देना होगा। भारत में निष्पक्ष न्याय मिलना आज भी दुश्वार है। वास्तव में कानून अमीर के लिए मजा, गरीब के लिए सजा सरीखा है। वास्तव में देखिए भारत में निष्पक्ष न्याय मिलना आज भी दुश्वार है। वास्तव में कानून अमीर के लिए मजा और गरीब के लिए सजा सरीखा है। इस गंभीर मसले को निम्न पंक्तियों में बेहद सटीक रूप में समेटा गया है। रंगे हाथ पकड़ा गया मुखिया जी का यार, रंगे हाथ पकड़ा गया मुखिया जी का यार, सजा मिले कोतवाल को भोगे चौकीदार। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए रंगे हाथ पकड़ा गया मुखिया जी का यार, रंगे हाथ पकड़ा गया मुखिया जी का यार, सजा मिले कोतवाल को भोगे चौकीदार। रंगे हाथ पकड़ा गया मुखिया जी को, सजा मिले कोतवाल को भोगे चौकीदार। न भारत मुखिया का यार, देखिए न भारत मुखिया का यार को सजा मिले और वही भोगे, ऐसा प्रबंध करना होगा। न भारत का हमें चुनाव सुधार, श्रम सुधार, देखिए चुनाव सुधार, श्रम सुधार, पंचायती राज एवं आर्थिक सशक्तिकरण, संसद की गरिमा, शासन के 3 अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका में सटीक संतुलन पर जोर देना होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रभावी कारगर सटीक क्रिया योजना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विकास, हरित अर्थव्यवस्था, ज्ञान अर्थव्यवस्था आदि संकल्पनाओं पर जोर देना होगा। नव भारत का देखिए नव भारत के लिए नव भारत के आपदाओं विशेषकर नई किस्में यथा बाढ़, शहरी बाढ़, वनों में आग, भगदड़, हीट स्ट्रोक, मरुस्थलीकरण, सूखती नदियाँ, सिमटती लुप्त होती झीलों के संवर्धन का कार्य तेज एवं सटीक तरीके से करना होगा। नव भारत में खास व्यवस्था बनी इसके लैंड टू लैब, जैविक फसलों, कृषि, जीरो रिलेज, स्प्रिंकलर सिंचाई, जल का मितव्ययी उपयोग, उर्वरकों का सीमित उपयोग, जीएम फसलों का पीजीएम फसलों आदि पर जोर देना होगा। हमें AI, बिग डेटा एनालिसिस, जीनोम एडिटिंग, बायोतकनीक, नैनो प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग देश की आम जनता के लिए हित संवर्धन हेतु करना होगा। नव भारत में गांधी, देखिए नव भारत में गांधी एवं दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना की पूर्ति हो। हर आंख से आंसू पोंछा जाना चाहिए। नव भारत में गांधी एवं दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना की पूर्ति हो। हर आंख से आंसू पोंछा जाना चाहिए। नव भारत में प्रशासन की परंपरागत उदासीनता, निष्क्रियता, वंचितों के प्रति असंवेदनशीलता को दूर करना होगा। वास्तव में जिस न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात की जाती रही है, उसे विचारों से मूर्त रूप में साकार करना होगा। नव भारत में सरकारी संघवाद पर खूब जोर दिया जाए। केंद्र का राज्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। भारत को अब तक विकास से वंचित पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण समावेशी विकास के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। ढोला सुधिया पुल जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना को और विस्तार देना होगा। भारत जापान के साथ मिलकर इस क्षेत्र के विकास की रणनीति बना रहा है। नव भारत को सामरिक तौर पर भी सशक्त सुदृढ़ होना चाहिए। पिछले दिनों भारत ने डोकलाम विवाद पर जिस कूटनीति का परिचय दिया है, वह भारत का आत्मविश्वास शक्ति का परिचायक है। आज़ादी के समय भारत ने जिस तरह संविधान निर्माण के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का अनुसरण किया है, उसी तरह आज भारत को विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए। HDI के लिए नॉर्वे, स्वीडन का अनुसरण करे तो स्मार्ट सिटी के लिए सिंगापुर का तकनीक जापान से सीखी जा सकती है। आज के भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा इस संदर्भ में की जा सकती है कि भारत लंबे समय तक उपनिवेशवाद से पोषित होता रहा है। 70 साल में हमने तमाम उपलब्धियां हासिल की है। यह भारत की जीवटता है। हम ऐसा विश्व शांति सह अस्तित्व के हिमायती रहे हैं। भारत को नव भारत रूपांतरण के लिए कई अवरोध, चुनौतियां एवं संकट आ सकते हैं, परंतु हमें यह करना है और करके रहेंगे। कहा भी गया है, ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है।
यह और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, यह और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, यह और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। यह और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। एक अब देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया।